ये मेरा धनुष है, ये धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद गुरु द्रोण ने चढ़ाई थी। पर आज जब मैंने दुर्योधन को देखा निशस्त्र, तीर, आंखों में आंसू भरे हुए, तो मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को, कुचले हुए सांप की तरह भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है ये, जैसे है मेरा मन। अब किसके बल पर लूंगा मैं प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का। वन में भयानक, इस वन में भी भूल नहीं पाता हूं मैं कि कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा। ये लीजिए पानी। आप ठीक तो है ना? तुम? जी मैं। अचानक विश्वास नहीं हो रहा है। आप बैठिए ना पहले। हाँ, मैं रख के आता हूँ। कैसे हो तुम? ठीक हूँ, ठीक हूँ। गुरुजी आप कैसे हैं? मैं बस इस मंच की तरह बिल्कुल सूना, पुराना और धूल से जमा हुआ। तुम तब से नीचे बैठे थे क्या? जी बस आपको परफॉर्म करते हुए देखना चाहता था। अच्छा, क्या देखा? यही ना कि कितना कमजोर हो गया हूं मैं। बिल्कुल नहीं, मैंने देखा कि अब भी कितना कुछ सीखना बाकी है आपसे। आप आज भी हर शाम यहीं बिताते हैं? अरे मेरा बस चले तो मैं पूरा दिन यहीं पे बिताऊं, पर काम इतने करने होते हैं। सुबह मंदार मेरा पोता, सुबह मंदार को स्कूल छोड़ने जाओ, उसके बाद घर आके विजय के लिए खाना बनाओ, फिर घर की साफ सफाई करते करते 12 तो ऐसे ही बज जाते हैं। फिर 12 बजे मंदार को स्कूल से लाने जाना होता है। उसके बाद उसकी होमवर्क कराते कराते तो पूरी दोपहर ही निकल जाती है। शाम को उसे ट्यूशन छोड़ने जाता, उसके बाद यहाँ चला आता। 8:30 बजे उसका ट्यूशन ख़त्म होता है, तब तक यहीं रहता हूँ। आज अरसे बाद गुरुजी, अरसे बाद आपको परफॉर्म करते हुए देखा, पर मेरा सवाल अब भी वही है आपसे। आप कोई भी कैरेक्टर करते हैं उसमें इतनी शिद्दत, इतनी डेप्थ कहाँ से लाते हैं? और मेरा जवाब अब भी वही है। मैं जो भी कैरेक्टर्स करता हूँ उससे कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट कर पाता। फॉर एग्जाम्पल अश्वत्थामा, मैंने स्टेज पर अनगिनत कैरेक्टर्स निभाए हैं, मगर अश्वत्थामा एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके साथ मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ। उसकी पीड़ा, उसका आक्रोश, उसकी बेचैनी और लाचारी, और तो और उसे भी धोखा देकर परास्त किया गया था ना। आप अब तक नाराज हैं मुझसे? अब तक मैं लेकर आता हूँ। किसका है? विजय। अरे जल्दी ला। हाँ विजय, हाँ मैंने बिजली बिल भर दिया है। हाँ नल भी ठीक करवा दिया। अच्छा प्लम्बर 100 रुपये मांग रहा था, मैंने आधा घंटा तोल मोल किया तब जाकर 80 लेने को राजी हुआ। हाँ ठीक ठीक। अच्छा सब्जी कौन सी बनाऊँ? भिंडी? ठीक है। हाँ बाबा याद है, 8:30 बजे मंदार को ट्यूशन से लाने जाना है। ठीक है, हाँ ज़रा भी देर नहीं होगी। ठीक। वैसे ये सब नाटक अब भी संभाल रखे हैं आपने सर? अरे ये कहना बेहतर होगा
कि नाटकों ने मुझे संभाल कर रखा है, वरना पता नहीं मेरा क्या हो जाता। पगला घोड़ा मिष्टी प्रेमेर गल्प है वदन सर, प्यार क्यों निभाए, याद आया? अरे एकदम प्यार एकदम। क्यों निभाए सिर्फ एक देह के साथ, क्या बात, सिर्फ एक देह के साथ। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक औकात, कितनी सुंदर हो तुम, ये मत भरी आंखें, ये रसीले होठ, जो कामना के भीतरी से भीतरी रेशे को भी झुलसा कर रखते, ऐसे दहकते अंग प्रत्यंग, जो बुराए हुए हाथी सा संभाले ना संभलता हो, ऐसा उन्मादी यौवन जो तुम्हें पाले तो मर्यादा की श्रृंखलाएं कमल तंतुओं की तरह चिंदी चिंदी हो जाए। लेकिन तुम्हारा पति निश्चिंत है, क्योंकि तुम मेरे पास हो। इस धरती की किसी भी युवती को मुझसे कोई डर नहीं है। जो मेरी आंखों को भाए वो भी सुरक्षित है, जो मेरी इन बाहों में समाए वो भी सुरक्षित है, और जो मेरी शैया में आए वो भी सुरक्षित है। आधे अधूरे कुछ याद आया? अरे हाँ हाँ, उसे कैसे भूल सकता हूँ मैं, हमारी पहली मुलाकात। अंदर आए कहा, अब बत्रा साहब ने भेजा, जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर बत्रा, वो हमको बोले कि आपको अपना नया नाटक के लिए कोनो हीरो वीरो चाहिए था। हीरो नहीं, एक्टर चाहिए। हाँ वही एक्टर। खैर अंदर तो आ ही गए तो थैंक यू। बत्रा ने बताया नहीं तुम्हें कि मैं वक्त का कितना पाबंद हूँ? अब बताया था, पर क्या है ना कि आज लल्लन का जन्मदिन था। अरे लल्लन एक ही तो दोस्त है हमारा इस पूरा शहर में, लल्लन यादव, वो भी जूनियर आर्टिस्ट है सर। और हाँ हमारी साइड का है, कहाँ, बिहार वाला। तो हमको बोले कि आज हमारा रिहर्सल बा, तो बोला मैं रिहर्सल तो रोज होगा, दोस्त का जन्मदिन रोज रोज नहीं ना होगा, वाह, इसीलिए थोड़ा देर हो गया। अच्छा बढ़िया। तो मुंबई में कब से? मुंबई में 10 दिन सर। अच्छा जी। रहते कहाँ हो तुम? दादरीश में एक पीजी रूम बा, 6 लड़का लोग के साथ मिलके हम। तो इससे पहले कभी तुमने कोई नाटक किया है? किया ना सर, बिल्कुल किया है। गांव की रामलीला टोली में एक बार वानर सेना का हिस्सा बने थे। अच्छा, बोला सियापति रामचंद्र की। बस बस बस। क्या? तो जाहिर है कि तुम भी मुंबई स्टार बनने आए होगे। ये नाटक में काम करने से क्या मिलेगा तुम्हें? सच बोले तो हमको तो सिनेमा का बड़ा पर्दा पर ही आना है, हाँ, छा जाना पूरा। अच्छा। पर वो बत्रा हमको बोला कि नाटक के कलाकार को फिल्मों में जल्दी मौका मिल गया, ऐसा है ना। और एक तो बात और बोला कि नाटक से बहुत कुछ सीखने को मिल। वो नहीं जानता कि हमका सब आवत है, हाँ, हमको कछु सीखने की जरूरत नहीं है। देखेंगे क्या? सब आता है तुम्हें? अरे देखिए, हेलो, का कॉन्ट्रैक्ट है का? नाटक की स्क्रिप्ट है जिसे तुम नीचे बैठकर पढ़ो, पढ़ो। और हाँ, आवाज बड़ी रखना, ये तुम्हारा सिनेमा नहीं थिएटर है, थिएटर। पढ़ो। आधे अधूरे, लेखक मोहन राकेश। आधा अधूरा नाम है इसीलिए ऐसा नाटक लिखता है का? अच्छा घूरिए मत, पढ़ते हैं पढ़ते हैं। फिर एक बार फिर से वही शुरुआत, फिर से वही शुरुआत, शुरुआत 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 नहीं, शुरुआत। शुरुआत
स नहीं श शिरोमणि का श। तो शिरोमणि का स ना। शिरोमणि नहीं, शिरोमणि। शिरोमणि शुरुआत नहीं है, शुरुआत बोलो। तुम सबूत का स बोल रहे हो, मुझे शिरोमणि का श सुनना है। शिरोमणि का स। आप जो स बोल रहे हैं मेरी जुबान से निकल ही नहीं रहा सर। क्या कहा? पर तुम्हें तो सब आता है। स और श का फर्क मालूम नहीं है और चला मुरारी हीरो बन। पढ़ो आगे। मैं नहीं जानता कि आप क्या आशा कर रहे हैं। लाउडर, जोर से बोलो। अरे हमका नहीं आवत है सर, हमका कछु नहीं आवत है। उठो। माफ करना, देखो तुम्हें नीचा दिखाने का कोई इरादा नहीं था मेरा, पर बस तुम्हें समझाना चाहता था कि अगर इस समंदर में अगर गोते लगाने हैं तो तुम्हें ध्यान रखना होगा, समझे? सर आज हमने जो कुछ भी सीखा सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत है। अरे नहीं नहीं नहीं, सारा श्रेय तुम्हारी मेहनत और लगन को जाता है बरखुरदा। लेकिन फिर भी सर जो आप बस बस बस। अच्छा सुनो, शाम को जब आओगे तब आषाढ़ के एक दिन की स्क्रिप्ट लेते आना। मैं तुम्हें कालिदास का किरदार दे रहा हूं। इतना मुश्किल किरदार हमसे हो पाएगा सर? क्यों नहीं? देखो क्या है ना कि घमंड के चश्मे को अगर हटाओगे नहीं तो हर तरफ तुम्हें भ्रम ही दिखाई देगा। और दूसरी चीज, तुम्हारी यही बात तुम्हें औरों से जुदा करती है। इतना कुछ सीखने के बाद भी तुम घमंडी नहीं हुए और अब तक अपने आप को नौसिखिया गिनते हो। देखो किरदार को न्याय सिर्फ तुम दे पाओगे, समझे? और बरखुरदार यही रवैया जारी रखना। आप मेरी फिल्में देखते हैं कि नहीं सर? झूठ बंद। फिल्में? मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, क्या आप अब तक नाराज हैं मुझसे? आखिर कब तक नाराज रहेंगे? कब तक? कब तक सर? ये रोज छाता लेकर निकलता था तो एक बूंद बारिश नहीं बरसी, और आज छाता लाना भूल गया तो इतनी तेज बारिश। इंसान और मौसम अगर दोनों कहकर बदलते तो कितना सरल हो जाता ना जीवन। मुझे नहीं लगता कि मैंने उस दिन जो भी किया था गलत किया था। अच्छा, तुम्हें पता है तुम जब भी झूठ बोलते हो ना तो ऐसे ही अपनी नाक सहलाते हो। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। अच्छा, आई डू नॉट रिग्रेट माई डिसीजन एट ऑल। सर आप बहुत नाराज हैं मुझसे। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं। आप भी जब झूठ बोलते थे अपनी आईब्रो खुजाते थे, यूं यूं। इसका मतलब हम दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं सर, और अंधेरे में धकेल रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन आज तो मैं ये सच जानकर ही रहूंगा, और जब तक मैं नहीं जान लेता ना मैं कहीं जाऊंगा और ना आपको कहीं जाने दूंगा। सुना आपने? मैं आपको लौट आइए जनाब, लौट आइए। खटखटाना बेकार है। मुझे पता था कि आप मेरे सवालों का जवाब हरगिज नहीं देंगे, इसीलिए मैंने मेरे बॉडीगार्ड से पहले ही कह दिया कि जैसे ही नट सम्राट महाशय मंच पर चढ़े हॉल को बाहर से ताला लगा देना, और तब तक मत खोलना जब तक मैं खिड़की से इशारा ना करूं। और जाहिर है मैं इशारा तब तक नहीं करूंगा जब तक आप मुझे सच नहीं बोलोगे। देखो ये तुम ठीक नहीं कर रहे, तुम इस तरह मुझे कैद नहीं कर सकते। दरवाजा खुलवाओ, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। दरवाजा खुलवाओ। 2 मिनट, बस 2 मिनट में दिमाग फटने लगा ना आपका? 10 साल से कैद हूं मैं, जंजीर बनकर जकड़ रखा है इस सवाल ने मुझे कि आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया जो अब तक नाराज है मुझसे।
इस वक्त हम दोनों ही कैद हैं। आपकी कैद जिस्मानी है और मेरी कैद दिमागी। और ये दिमागी कैद ना सर, ये बहुत खतरनाक होती है, बहुत। जिस्मानी कैद से तो क्या, आपको एक काल कोठरी में फेंक दिया जाता है, पर दिमागी कैद पूरी की पूरी दुनिया आपके लिए काल कोठरी बन जाती है। छुटकारा चाहता हूं सर, आप मुझे रिहा कर दीजिए, मैं आपको रिहा कर दूंगा। तुमने थिएटर तक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया, जिस पर पैर रखते वक्त कोई उसकी पवित्रता या भावनाओं के बारे में नहीं सोचता। जहर में होती है तो सिर्फ और सिर्फ मंजिल, और एक बार मंजिल मिल जाए तो फिर उस सीढ़ी से मुंह मोड़ लिया जाता है। मुंह मोड़ लिया दाराशिकों ने हमसे। कहा था ना कि वो काफिर है, लेकिन ये औरंगजेब ये हार नहीं मानेगा। बस बस, ये क्या कर रहे हो तुम? डायलॉग, इंटोनेशन, मोमेंट्स किसी का ठिकाना नहीं है। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सर मैं थिएटर छोड़ना चाहता हूँ। क्या? हाँ। थिएटर छोड़ना चाहते हो? जी। थिएटर कोई बगीचा नहीं है कि जब मन किया आए और जब मन ऊब गया तब चले गए। थिएटर की तुलना फौजी समुदाय से की गई है। थिएटर मांगता है संपूर्ण आत्मसमर्पण, निस्वार्थता, बलिदान, और ये सिद्धांत तुम्हें पहले ही दिन समझाया गया था। अरे तो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया मैंने आपके साथ, इसलिए आप मेरे साथ यूं जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये भाषा तुम्हारी नहीं है। ये भाषा किसने भड़काया तुम्हें? मैं कोई खिलौना नहीं हूं कि कोई मुझ में चाबी भरे और मैं नाचने लगूं। तो कल तक तो सब ठीक था और आज अचानक ये। अरे तो कौन सा आसमान टूट पड़ा? एक मजदूरी तो कम हुआ है ना। मजदूर? और क्या, मजदूर ही हैं हम, जो आपकी महत्वाकांक्षाओं का बोझ उठाते हैं। बल्कि मैं तो कहूंगा हम मजदूर से भी बदतर है। कैसी उलझुल बातें कर रहे हो तुम? लगे आपके कानों को तो मेरी बातें उलझुल लगेगी गुरुजी, क्योंकि आपको चापलूसी की आदत पड़ गई है। गुरुजी महान है, गुरुजी से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। माय फुट गुरुजी। देखो, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ। ऐसे बेहुदा ख्यालात तुम्हारे हो ही नहीं सकते। बताओ किसने भड़काया तुम्हें? वाह, कितना विश्वास है ना आपको कि मैं इतना आत्मनिर्भर हो ही नहीं सकता कि मेरे अपने निजी ख्यालात हो। यही बस तानाशाही करनी है आपको। नियमों की ऐसी गंध फैला रखी है आपने गुरुजी की सांस तक लेना मुश्किल हो गया है। जो किताबें मैं कहूं बस वही पढ़ो, जो नाटक मैं कहूं बस वही देखो, जो संगीत मैं बोलूं वही देखो। अरे फिल्मों का तो नाम तक लेना एक गुनाह है आपके सामने। एंड दैट योर रिडिकुलस एक्सपेक्टेशंस। बॉलीवुड और टेलीविजन से जबरदस्ती नफरत करो, घंटों थिएटर के बाद किसी टीवी एक्टर की खिल्ली उड़ाओ और थिएटर के महारथी की गाथा गाओ। अरे सर, कठपुतलियां हैं हम आपकी और कुछ नहीं। अगर आपकी मनचाही दिशा में कदम नहीं रखा तो यूं डोर खींचेंगे और फेंक देंगे दूसरी दिशा में। देखो, जानता हूं मैं कि कभी कभार मेरा रवैया तुम लोगों को वाहियात लगता है। एक बात कहूं, मुझे भी कभी कभार ऐसा ही लगता है। सोचता हूं कि तुम लोगों को इस तरह बांध कर ना रखो, मगर तुम लोगों को कैसे खुला छोड़ दूं मैं? मैंने अपनी जिंदगी का बहुत सारा समय गलतियां करने और उन्हें सुधारने में गंवाया है। तो हमें भी गलतियां करने दीजिए ना, कम से कम सीखने दीजिए कि वो गलतियां हैं। अच्छा बुरा सही गलत अपने अनुभवों से सीखने दीजिए हमें। खुद तो आप पैसे चुराकर, घर से पैसे चुराकर मुंबई गए, कोकेन और दारू में 5 साल बर्बाद कर दिया आपने। शादीशुदा होने के बावजूद अपनी से उम्र से कम लड़की से शादी की। ये सब करने के बाद आपने ये फकीरी अपनाई जी, और हमें गलतियां करने की छूट नहीं है। वाह! नहीं, आपको क्या लगता है कि आप कहेंगे कि मैं तुमसे इसलिए नाराज हूं कि तुमने थिएटर को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया, और मैं मान लूंगा। और मुझे पूरा यकीन है
कि उस दिन तुमने किसी के दबाव में आकर वो सब बातें कही। अगर आज भी आपको ये लगता है कि उस दिन मुझे किसी ने भड़काया था, तो गुरुजी आप मान, सच में उस दिन मुझे किसी ने उकसाया। आपके सवालों का जवाब मेरे पास है और मेरे सवालों का जवाब आपके पास। और मेरे सवाल का जवाब तुम तब तक नहीं दोगे जब तक मैं तुम्हारे सवाल का जवाब ना दूंगा। मतलब तू मेरी डफली बजाए और मैं तेरा राग आलापूं। You scratch my back and I will scratch yours. Sounds more sophisticated, isn't it? Sounds more sophisticated. अरे जिस लड़के की जेब में हमेशा चौरसिया छाप बीड़ी और लवली डार्लिंग गुटका हुआ करता था, वो मुझे सोफिस्टिकेशन की बात बता रहा है। हुआ करता था सर। अच्छा हुआ। जी। रुको रुको रुको। हाँ अरे रुको। अरे हुआ करता था। अरे ये क्या है? इधर लीजिए। अरे ये तो सर मैं नई फिल्म में कैरेक्टर कर रहा हूँ, गवाठी का कैरेक्टर है, उसी के लिए मेथड एक्टिंग। मेथड एक्टिंग। मतलब अगर तुम्हें किसी मर्डरर का अगर किरदार मिल जाता तो तुम किसी का मर्डर करते फिरते। मेथड एक्टिंग। अरे तुम्हारे बॉलीवुड में जिसे मेथड एक्टिंग का एम नहीं पता ना, वो भी स्टैनिस्लैवस्की का बात करते हैं। कौन? शाबाश, अब तुम हुए एक सच्चे बॉलीवुड सुपरस्टार। इतने साल बाद भी सर बॉलीवुड को लेकर आपकी राय बदली नहीं। हाँ, अरे अब तो मेरी राय और मजबूत हो चुकी है। क्या है ना कि पहले तो सिर्फ स्टोरीज उठा कर डालते थे बाहर से, अब तो स्टोरीज के साथ स्क्रीन प्ले, म्यूजिक, डायलॉग, एक्टर सब बाहर से उठाकर डालने लगे। अगर ऐसा ही रहा ना तो एक दिन ऑडियंस भी बाहर से उठाकर डालनी पड़ेगी। हाँ तो ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। हाँ, मेरा मानना है कि जितना कसूर बॉलीवुड का है उतना ही, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि उससे भी ज्यादा कसूर दर्शकों का, ऑडियंस। हम ऐसी मसाला फिल्में बनाते हैं क्योंकि ऑडियंस उन्हें देखना पसंद करती है। अगर ऑडियंस ऐसी मसाला फिल्में देखना छोड़ दे तो झक मार के हमें अच्छी फिल्में बनानी ही पड़ेगी। अरे अब 100 साल तक मैं तुम्हें कचरा खिलाऊं और फिर अचानक से कोई अच्छी चीज़ दे दूं तो जाहिर सी बात है तुम कचरा ही चबाओगे ना। लेकिन मेरा ये मानना है सर कि किसी भी देश की कला का स्तर कलाकार पर नहीं बल्कि दर्शकों पर निर्भर करता है। अब ऑडियंस यही कहती रहेगी कि बॉलीवुड ऐसी फिल्में बना रहा है तो हम क्या करें, और बॉलीवुड कहता रहेगा कि दर्शकों को ऐसी ही फिल्में चाहिए तो हम क्या करें, और दोनों एक दूसरे पर यूं इल्जाम डालते रहेंगे। और फिल्म एक्टर्स इसी तरह शिकायत के बजाय अफसोस करते रहेंगे। शिकायत से याद आया, अब आप बताएंगे कि आपको मुझसे क्या शिकायत है? पहले तुम मेरा जवाब दो। बहस करके वक्त बर्बाद करने की एक और कोशिश। चलिए कोई बात नहीं, मैं और वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। आपको जानना है ना कि उस दिन मुझे किसने उकसाया था, तो सुनिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या विजय? मैंने जो कुछ भी सीखा है उनसे सीखा है और तुम चाहते हो मैं उन्हें धोखा दे दूं? कैसा धोखा? क्या तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उनके साथ? देखो वो एक अच्छे इंसान हो सकते हैं और अच्छे कलाकार भी और अच्छे दिग्दर्शक भी, पर तो भी क्या तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे वो एक जानवर जैसा सलूक करते हैं तुम्हारे साथ? अरे जानवर जैसा बर्ताव करते तो इतना दुख नहीं होता मुझे, पर वो बर्ताव ही कहाँ करते हैं मेरे साथ। आपके अस्तित्व का कोई मजाक उड़ाए तो आप सह सकते हैं, लेकिन आपके अस्तित्व का कोई नजरअंदाज करे यह सहना नामुमकिन होता है। पर वो मुझे हमेशा नजरअंदाज करते आए हैं। किसके लिए? थिएटर के लिए। देखो अगर तुम चाहो तो वो एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। प्लीज मेरी मदद करो, वो तुम्हें बहुत मानते हैं। अगर तुम उन्हें धोखा दोगे तो हो सकता है वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और थिएटर छोड़ दे। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, मुझे मेरे पापा लौटा दो। प्लीज प्लीज प्लीज। आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका है। अब आप बताएंगे कि आपको मुझसे क्या शिकायत है?
अरे सोए नहीं अभी तक? क्या करूं पापा, एक्साइटमेंट इतनी है ना। सोचिए केएल कॉलेज में मेरा एडमिशन होने वाला है, महाराष्ट्र के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक है। थैंक यू बेटा वो हाँ, अब कॉलेज पुणे में है तो क्या हुआ, पर मैं वीकेंड में आऊंगा, जरूर आपसे मिलने आऊंगा। बेटा मैं पापा आपको पता है पिछले साल उस कॉलेज की कट ऑफ कितनी गई थी? 91%। लेकिन आप चिंता मत करिए, आपका बेटा दिन रात मेहनत करेगा। और वैसे भी सबसे बड़ी मुश्किल थी पैसे की, जिसका बंदोबस्त आप कर चुके हैं। बेटा वो पैसे मैं किसी जरूरतमंद को दे दूंगा। क्या कहा आपने पापा? वो मेरे फ्यूचर का सवाल था पापा, किसे दिए आपने पैसे? वहां भी किसी के फ्यूचर का सवाल था मुझे। किसे दिए आपने पैसे? प्लीज बताइए पापा, प्लीज। गांव में तुम्हारे पिताजी बीमार थे, पैसों की सख्त जरूरत थी। वहाँ विजय की एडमिशन की डेट्स निकली जा रही थी, पर मैंने बिना सोचे समझे वो पैसे तुम्हें दे दिए। पर तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया, इसीलिए मैं तुमसे नाराज था। मगर मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरे बेटे ने उकसाया था। आपने मेरे लिए अपने बेटे का फ्यूचर कुर्बान कर दिया सर। एक बात बताओ, मैंने तुम्हारी मदद क्यों की? मैं एक बार वो पैसे तुम्हें दे देता, तुम वो पैसे गांव भेजते और तुम्हारे सर से सारी परेशानियां खत्म हो जाती और तुम पूरा फोकस थिएटर पर कर पाते। और थिएटर को एक सेवा गंवाना नहीं पड़ता। मतलब जब मैंने तुम्हारी मदद की तब मेरे दिमाग में तुम्हारा नहीं, थिएटर का ख्याल था। पर कितना बड़ा स्वार्थी था मैं। अगर विजय को ऐसे नहीं छोड़ता तो ऐसी नौबत नहीं आती। अगर उसके सपनों की बलि नहीं चढ़ाता तो ऐसी नौबत नहीं आती। क्यों हम कलाकार इतने स्वार्थी हो जाते हैं? जो कलाकार अपने परिवार को पीछे छोड़कर कला के पीछे भागते हैं, वो ये क्यों भूल जाते हैं कि अपनों को खुश रखना भी तो कला है ना। आज घर जाकर विजय से सबसे पहले मैं माफी मांगूंगा। अब जाकर हुए ना आप एक अच्छे दिग्दर्शक। तुमने पूछा था ना कि मैं तुम्हारी फिल्में देखता हूँ या नहीं। मैं तुम्हारी सारी फिल्में देखता हूँ, और वो भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। और अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम एक सच्चे सुपरस्टार। पूछो क्यों? क्योंकि तुमने इस जगह को जो जेल बनाने की हरकत की है ना, इससे ये तो क्यों ना एक नाटक हो जाए? हाँ नाटक। रुको मैं स्क्रिप्ट लाता हूँ। जी। आज इतने सालों बाद नाटक करके जो दिल को खुशी मिलेगी गुरु जी। ये पढ़ो इसे। और हाँ, नीचे बैठकर पढ़ना। जी। ये तुम्हारा सिनेमा नहीं है, थिएटर है, थिएटर। और तुम्हारा किरदार है गांव से आए हुए ऐसे घमंडी लड़के की जो ठीक से बोल नहीं पाता मगर ख्वाब देखता है स्टार बनने की। पढ़ो। हाँ, फिर एक बार फिर से वही शुरुआत कर दी ना गड़बड़। क्या कहा था मैंने? तुम्हारा किरदार है गांव से आए हुए एक ऐसे लड़के की जो ठीक से बोल नहीं पाता। अब ठीक से बोल नहीं पाता तो तुम ही बताओ उसे स और श का फर्क कैसे मालूम होगा? पढ़ो। शुरुआत नहीं, शुरुआत।